नमस्कार दोस्तों। पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस यानी पीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपका PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का दौर चल रहा था, इसमें हम आपको आज पोस्टमैन, मेल गार्ड प्लस MTS का जो फर्स्ट पेपर होता है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फर्स्ट पेपर में आपका जीके भी रहता है, जीके को भी कवर करेंगे। मैथ्स को हम आपको अलग से बताएंगे, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए देर ना करते हुए, इसके पहले हम लोग कई सर्कल का पेपर सॉल्व कर चुके हैं। आज आपका छत्तीसगढ़ सर्कल का MTS और पोस्टमैन मेल गार्ड का जो कंबाइंड पेपर हुआ था 2023 में, उसको हल करेंगे। बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा और अच्छे से करिएगा। सबसे पहले प्रश्न में आपको दिया गया है कि डाकघर सावधि जमा TD खाते के लिए खाते का प्रकार उपलब्ध नहीं है। मतलब कि पोस्ट ऑफिस का जो टाइम डिपॉजिट अकाउंट होता है वो कौन कौन सा होता है, कितने कितने साल के लिए होता है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो उस वर्ष के लिए नहीं होता है ना। तो 1 साल के लिए TD होता है, 2 साल के लिए TD होता है, 4 साल के लिए TD नहीं होता, 5 साल के लिए भी TD होता है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा C कि 4 साल के लिए TD नहीं होता। ये हम लोगों को उल्लू बनाने के लिए प्रश्न दिया गया था। प्रश्न क्रमांक 2, वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के लिए PPF पर वार्षिक ब्याज दर क्या है। आज के टाइम में हम इसको बोलेंगे कि PPF का वार्षिक ब्याज दर क्या है। तो इसमें 7.1% PPF यानी होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसके लिए ब्याज दर 2023-24 में पहली तिमाही में 7.1% था। ये चीज़ें देखिए घटती बढ़ती रहती हैं, है ना। ये केवल हमारे एक प्रश्न बनाने का तरीका था कि आपको हमको बताना था कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आई उस टाइम पे करंट ब्याज दर कुछ और था, इस टाइम पे कुछ और है। बस उसका एक तरीका समझना है हमको, और जो ब्याज दर है वो करंट में हम लोग जो एग्ज़ाम देने जाएंगे जो उस टाइम पे रहेगा उसी को करना है। प्रश्न क्रमांक 3, एन आर्टिकल कैन बी, एक लेख हो सकता है, रजिस्टर्ड लेटर भी हो सकता है, रजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकता है, उसको भी डाक बोलते हैं, VP रजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकता है, यानी तीनों हो सकता है। एक डाक जो है तीनों की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D, इनमें से सभी। प्रश्न क्रमांक 4, एक अपंजीकृत पार्सल के लिए अधिकतम वजन सीमा कितनी होती है। बार बार वही चीज़ देखिए बता चुके हैं, समझा चुके हैं कि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल पार्सल के लिए वजन सीमा 4 किलोग्राम होती है, और रजिस्टर्ड पार्सल के लिए वजन सीमा कितनी होती है फिर 10 किलोग्राम। तो इसका कितना राइट आंसर हो जाएगा 4 किलोग्राम, यानी C। प्रश्न क्रमांक 5 में आइए, स्पीड पोस्ट खेप के लिए बीमा सुविधा अधिकतम कितनी राशि का होता है। मतलब स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट के लिए आर्टिकल के लिए अधिकतम बीमा सुविधा कितनी है। तो स्पीड पोस्ट का 1 लाख तक का बीमा आप करवा सकते हैं। राइट आंसर हो जाएगा A। प्रश्न क्रमांक 6, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स व्हेन पोस्टेड बाय ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मस्ट बियर द सब्सक्रिप्शन एस। तो आधिकारिक डाक लेख जब अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किए जाते हैं तो उनमें से क्या लिखा होना चाहिए। तो ध्यान से समझिएगा, या तो हिंदी में भारत सरकार सेवार्थ लिखा रहेगा, या इंग्लिश में ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस। यानी इस सब का राइट आंसर क्या हो जाएगा A। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7, अवितरित वस्तुओं को अंततः किस कार्यालय में हैंडल किया जाता है। जैसे अवितरित आर्टिकल से मतलब होता है जैसे किसी में नाम गलत है, ठीक है,
नाम गलत हो गया और रिफ्यूज़ल हो गया और अनक्लेम्ड हो गया, डिसीज्ड हो गया, तो इस तरह के आर्टिकल क्या होते हैं, अवितरित होते हैं। तो किसके द्वारा हैंडल किया जाता है, दिया हुआ है सर्कल कार्यालय, पोस्टल स्टोर डिपोट, केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, या फिर रिटर्न लेटर ऑफिस। तो आरएलओ जो होता है, ये फुल फॉर्म है आरएलओ का, आरएलओ ये ऐसे होता है, आरएलओ रिटर्न लेटर ऑफिस में ही इसका अवितरित डाक का निपटान किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। प्रश्न क्रमांक अब 8 नंबर पे आते हैं। जनरली स्टैम्प्स शुड बी एफिक्स्ड इन विच एरिया ऑफ एड्रेस साइड ऑफ एनवेलप। आमतौर पर लिफाफे के पते की तरफ किस क्षेत्र में टिकट लगाया जाता है। तो हम आपको पहले बताए थे, जैसे ये आपका लिफाफा हो गया, तो यहाँ पे हम डाक टिकट लगाते हैं, यहाँ पे हम अपना सेंडर का एड्रेस लिखते हैं। तो ये हो गया आपका राइट हैंड टॉप कॉर्नर, ये हो गया बॉटम हैंड लेफ्ट कॉर्नर। ठीक है, तो डाक टिकट कहाँ पे लगाए जा रहे हैं, दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर, राइट हैंड टॉप कॉर्नर यानी दाहिने हाथ के शीर्ष कोने पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न क्रमांक 9, प्रत्येक पत्र डाक पर कम से कम कितने डाकघरों या दिनांक की मोहर लगी होनी चाहिए। बौरा गए, पगला गए इतना बताते बताते। अब कुछ ऐसे महान बुद्धिमान भी होंगे जो 3 में भी मार देंगे, और उससे सुबह वो 3वां याद आ गया। तो 3वां उनको जो याद आया था ना, तो वो किसका था कि पोस्ट ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं, हेड ऑफिस, सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस। तो यहाँ ध्यानवा में आएगा, अरे वहाँ पे 3 पढ़े थे क्या, वही तो नहीं है, मार दो 3 पे। तो यहाँ से उनका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। तो वहाँ पे बकलोलवा नहीं बनना है, तो कितने डाकघर की मुहर लगनी चाहिए, 2 डाकघर की। और फ्रैंकिंग मशीन को भी अधिकतम कितने डाकघरों में पोस्ट किए जाते हैं, 2 डाकघरों में ही। ठीक है, प्राथमिक और द्वितीय। तो यहाँ पे कितने डाकघर हैं, 2 डाकघर। प्रकार नहीं पूछा है वो, राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न क्रमांक 10, फ्रैंकिंग मशीन क्या है, जानवर है कि पुरुष है कि महिला है कि शैतान है, क्या है फ्रैंकिंग मशीन। स्टैंपिंग मशीन है कि फोटोकॉपी मशीन है कि कैश काउंटिंग मशीन है कि वेटिंग मशीन है। देखिए फ्रैंकिंग मशीन क्या होता है, ये स्टैंपिंग का काम करता है ना, स्टैंप पेमेंट इससे करते हैं, बाकी ये सब चीज़ें नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। 10 का कौन सा हो जाएगा, ए। अब आपका आता है 11 नंबर प्रश्न में, डाक शुल्क का भुगतान सामान्यतः है निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्य नहीं है। डाक टिकट लगा देंगे तो डाक शुल्क का भुगतान हो जाएगा, राजस्व टिकट लगाएंगे तो नहीं होगा, फ्रैंकिंग मशीन की छाप लगा देंगे तो भी हो जाएगा। तो जो रिवेन्यू स्टैंप होता है, तो रिवेन्यू स्टैंप का प्रयोग डाक टिकट के पेमेंट के लिए भैया नहीं किया जाता। रिवेन्यू स्टैंप का उपयोग राजस्व में इस्तेमाल किया जाता है, सबको पता है, वो 1 रुपये का मिलता है। तो उसका प्रयोग आप कभी भी जैसे डाक भेजना हो तो पेमेंट, डाक पेमेंट के लिए इस्तेमाल ना करिएगा। अब फ्लैटली ब्यूरो निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, किसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा भैया, है ना। पढ़े रहेंगे तो बन जाएंगे, नहीं पढ़े रहेंगे तो पगला जाएंगे। तो फ्लैटली ब्यूरो सेंटर्स द नीड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टैम्प्स कलेक्टर्स, इंश्योरेंस कस्टमर, बैंकिंग कस्टमर, बल्क एक्सपर्ट्स। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो हमारे स्टैंप संग्राहक होते हैं, स्टैंप कलेक्टर होते हैं, है ना, तो उनके लिए फ्लैटली ब्यूरो स्थापित किए गए हैं। वो क्या होते हैं, स्टैंप संग्राहक के लिए। बीमा ग्राहक से मतलब नहीं, बैंकिंग ग्राहक से मतलब, थोक निर्यातक से मतलब नहीं। अब आ गया आपका प्रश्न जो कंफ्यूजन वाला था, भैया डाकघरों को कितने वर्गों में बांटा गया है, 3, अभी इसके पहले बताए थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। अब पूछता है हरियाणा पोस्टल सर्कल का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। हरियाणा जानते हैं, हरियाणा एक राज्य है, क्या है, राज्य है, पंजाब से लगा हुआ। तो हरियाणा का मुख्यालय कहाँ पे है, कहीं गुरुग्राम में तो नहीं है, करनाल में तो नहीं है, और अंबाला, और एक और, रुकिए आप सनवा तो पहले दिखा दें, रोहतक भी दिया है। तो
जो अंबाला होता है वो हरियाणा पोस्टल सर्कल का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अंबाला पे है। कभी कभी अंबाला कैंट भी लिखा रहता है, परेशान न होइएगा, एक ही है ना। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर सी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ किस डाक मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है? देखिए, ये हरियाणा सिंगल हो गया, जो अंबाला कैंट हो गया, हरियाणा में एक ही राज्य है, हरियाणा बस। हिमाचल प्रदेश का शिमला हो गया हेडक्वार्टर, इसमें केवल हिमाचल प्रदेश ही है। अब जो दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है पंजाब, तो पंजाब प्लस चंडीगढ़ मिलाकर इसमें प्रशासनिक क्षेत्राधिकार 2 हो गया, पंजाब और चंडीगढ़, और इसका हेडक्वार्टर होता है चंडीगढ़। कहाँ पे होता है? चंडीगढ़। तो ध्यान से देखिएगा, तो चंडीगढ़ पूछा गया है कि किस डाक मंडल के अधिकार क्षेत्र में है, तो चंडीगढ़ पंजाब डाक मंडल के अधिकार क्षेत्र में है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ड्यू बैग है। देखिए, जो आपका सिलेबस है ना, पोस्टमैन, थोड़ा समझ लीजिएगा, मेल गार्ड प्लस MTS का जो सिलेबस है पार्ट 1 में आपका POG गाइड पार्ट 1 से आएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से पूछेगा, और तीसरा आपका जो है ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जो है डेफिनेशंस, वहाँ से आएगा। तो ये आपको इन सब में पहले कैटर करना आना चाहिए, अलग करना आना चाहिए कि जो प्रश्न दिख रहा है वो किससे है, POG 1 से तो नहीं है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज तो नहीं आ गया, या पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के डेफिनेशन से तो नहीं आ गया। जब आप कैटर करना खुद सीख लेंगे तब आपको प्रश्न बड़े आसानी से समझ में आएंगे और आप करना भी सीख लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ड्यू बैग है। 16 नंबर पे ड्यू बैग पूछ रहा है, कौन सा ड्यू बैग है? ड्यू बैग यानी जो डेली भेजे जाते हैं, है ना। तो मेल बैग डेली भेजते हैं, रजिस्टर्ड बैग डेली भेजते हैं, अकाउंट बैग डेली भेजते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सब क्या है? ड्यू बैग हैं, क्योंकि इनको हम डेली भेजते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 17 में मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि मेल बैग आपके 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, हमको भी बताइएगा, ठीक है। तो मेल बैग के कितने प्रकार हो गए? 3। राइट आंसर हो गया बी। अब आते हैं 18 नंबर पे। ये सब किसके प्रश्न हैं? पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 के डेफिनेशन, वहां से इसके प्रश्न हैं। सेंट्रल बैग ऑफिस किस कार्यालय में आते हैं? CBO किस कार्यालय में आते हैं? कभी इसका देखिए फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो CBO किसके अधिकार में आते हैं या किस कार्यालय में आते हैं? तो ये आपके सेंट्रल बैग यूनिट जो है, सेंट्रल बैग ऑफिस, पोस्टल डायरेक्टरेट, यहां पे स्थापित होता है। CBO कहां पे स्थापित होता है? डिवीजन में नहीं होता, रीजनल में नहीं होता, सर्किल में नहीं होता, ये आपका पोस्टल डायरेक्टरेट में स्थापित होता है CBO। राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न क्रमांक 19, मेल ऑफिस जो RMS का एक स्थिर कार्यालय है मेल ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं? तो मेल ऑफिस आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। इसके पहले हम पढ़े थे ना कि मेल ऑफिस कितने प्रकार के होते हैं, वहां पे भी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 में पढ़े तो थे डेफिनेशन में। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? होमवर्क में दे रहा हूं, दोनों का नाम आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 चीज होमवर्क में मिला आपको। प्रश्न क्रमांक 20, ये सब पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 से हैं। हु इज द ऑफिस इंचार्ज ऑफ सेट ऑफ ट्रांजिट सेक्शन? ट्रांजिट सेक्शन का या पारगमन अनुभाग का ऑफिस इंचार्ज कौन होता है? पारगमन का ऑफिस इंचार्ज कौन होता है? तो जो आपका मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है वो ट्रांजिट सेक्शन का इंचार्ज होता है। HSA तो होगा नहीं, ये हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट सॉर्टिंग डिपार्टमेंट का होता है। हेड रिकॉर्ड ऑफिसर रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का हो गया। इंस्पेक्टर ऑफ रेलवे मेल ऑफिस कोई मतलब ही नहीं है। तो अब बचा आपका मेल गार्ड या मेल एजेंट।
तो ये आपका परिवहन अनुभाग के प्रभारी कार्यालय के अधिकारी होते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, सॉर्टिंग ऑफिस किस कार्यात्मक इकाई का हिस्सा है? यानी सॉर्टिंग ऑफिस इज पार्ट ऑफ विच फंक्शनल यूनिट? तो सॉर्टिंग ऑफिस जो होता है वो फिलोटली ब्यूरो से संबंधित नहीं होता, पोस्टल स्टोर डिपोट से होता है, आरएमएस से भी संबंधित नहीं होता, सर्कल ऑफिस से भी संबंधित नहीं होता। तो जो सॉर्टिंग ऑफिस होती है वो पोस्टल स्टोर डिपोट से संबंधित होता है। भैया किससे संबंधित होता है? पोस्टल, एक सेकंड, सॉरी, देखिए फिर से इसको समझ लीजिएगा, वहां से कैसे होगा। ये सॉर्टिंग ऑफिस का पूछ रहा है, ये आरएमएस से संबंधित होता है। भैया किससे संबंधित होता है? आरएमएस से। पोस्टल स्टोर डिपोट किससे संबंधित होता है? अभी हम आपको इसके पीछे बताए हैं, पहले वाले प्रश्न में 19 नंबर में बताए हैं। तो सॉर्टिंग ऑफिस का संबंध आरएमएस से होता है, ना कि पोस्टल स्टोर डिपोट से होता है। वो सेंट्रल बैक ऑफिस था जो पोस्टल डायरेक्टरेट से संबंधित था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 22 पे। ध्यान भटा तो प्रश्न गया। थोक ग्राहक के रूप में मिनिमम मंथली स्पीड पोस्ट बिजनेस फॉर अ कस्टमर टू कैटेगरीज एज बल्क कस्टमर। तो थोक ग्राहक किसको माना जाएगा, कितना उसमें आपको पोस्ट करना पड़ेगा स्पीड पोस्ट? ये बीएनपीएल का प्रश्न है, बीएनपीएल आपको बताए थे। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि जो थोक ग्राहक हैं, अगर वो 10,000, कितना 10,000 अगर हमको स्पीड पोस्ट देते हैं तो उसमें हम उनको थोक ग्राहक के रूप में जानेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। प्रश्न क्रमांक 23, कौन सा कार्यालय खुले बैगों की संख्या कम करने में मदद करता है? विच ऑफिस हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ लूज बैग। तो कौन कम करता है? तो इसमें देखिए, रिकॉर्ड ऑफिस तो होगा नहीं, सॉर्टिंग ऑफिस तो होगा नहीं। जो ट्रांजिट ऑफिस है, ट्रांजिट ऑफिस का जो काम होता है, सेक्शन अलग है, यहाँ पे ट्रांजिट ऑफिस है, तो ट्रांजिट ऑफिस ये नंबर ऑफ बैग्स को कम करने में मदद करता है। सीधे डेफिनेशन उठाकर ऐसे ही रख दिया जाता है। अब आपका आता है वेयर हाउसिंग सर्विसेज इज फीचर ऑफ विच बिजनेस। किस बिजनेस का संबंध या किस बिजनेस का विशेषता वेयर हाउसिंग सर्विसेज है? डायरेक्ट पोस्ट में वेयर हाउसिंग नहीं मिलता, मीडिया में नहीं मिलता, बिजनेस में नहीं मिलता। लॉजिस्टिक पोस्ट जो होता है आपका, रसद डाक इसको बोलते हैं, इसमें आपका वेयर हाउसिंग सर्विसेज प्रदान किया जाता है। अब आ गए भैया स्पर्श के तहत, दीनदयाल स्पर्श योजना के तहत छात्रवृत्ति कितनी मिलती है? 5,000 नहीं मिलती, 6,000 मिलती है, 8,000 नहीं मिलती, 10,000 नहीं मिलती। 6,000 रुपये इसमें आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा और क्लास 6 से लेकर क्लास 9 के बच्चे इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसके बहुत सारे नियम हैं, हम आपको बताए हैं स्टैंप में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 26। अब जो पीडीए अकाउंट होता है, फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट, वो किस सन में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था या कब वो चालू हुआ था? तो ये आपका 1965 में फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट का उद्घाटन किया गया था। यहाँ से ये फिलेटली डिपॉजिट ओपन शुरू हो गए थे। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पे। आरपीएलआई कब इंट्रोड्यूस हुआ था? आरपीएलआई का पूछा है, पीएलआई में नहीं कर देना। 1995 में, पीएलआई 1884 में। ठीक है, ये हो गया आपका पीएलआई, ये हो गया आपका आरपीएलआई। इसका डेट आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, दोनों का डेट आप याद करके हमको बताइएगा। पीएलआई में कितने प्रकार की योजनाएं हैं सबको पता है। पीएलआई और 28 नंबर का प्रश्न है, दोनों योजनाएं 6 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की होती हैं? 6 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं देख लीजिएगा, पूछ सकता है। प्रश्न क्रमांक 29, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत कितने रुपए का बीमा किया जाता है?
तो प्रधानमंत्री, चाहे वो जीवन ज्योति हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना हो, सभी में कितने का होता है? 2 लाख रुपए का होता है भैया। बीमा कवर कितने का रहता है? 2 लाख रुपए का। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा बी, चाहे वो जीवन ज्योति हो चाहे सुरक्षा योजना हो। मनी ऑर्डर भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो मनी ऑर्डर भेजता है उसको क्या बोला जाता है? पेई तो लेने वाला हो गया, ट्रांसमीटर मतलब ही नहीं है, रेमिटर या प्रेषक, क्या उसको बोलते हैं इंग्लिश में? रेमिटर, हिंदी में उसको बोलते हैं प्रेषक। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी। देखिए कितना आसान प्रश्न पूछता है। अब बार बार जब आप उसी को पढ़ेंगे ना, कर लेंगे, तो फिर बहुत आसान लगेगा। फिर लगेगा अरे ये तो ससुरा कचड़ा था, फालतुआ में परेशान हो गए। अब ये ना बोलिएगा कि ये सर को लगता है फालतुआ में पैसा दे दिए, 200-400 जो भी दिए होंगे फीस के रूप में, तो है ना। जब पढ़ लेंगे तब लगेगा। अब आता है आपका जीके का सेक्शन, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। 31 नंबर पे, नैतिकता किसकी शुद्धता से संबंधित है? नैतिकता में क्या शुद्ध होता है भैया? हवा पानी क्या होता है? आचरण की, विचार की, धारणा की, अंतर्ज्ञान। तो नैतिकता में हमेशा आचरण का शुद्धिकरण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आश्रम वाला शुद्धिकरण नहीं है ये दूसरा शुद्धिकरण है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न क्रमांक 33, बिहू भारत के किस राज्य के प्रसिद्ध त्योहार से संबंधित है? सबको पता है बिहू का संबंध किससे है? असम से। राइट आंसर हो जाएगा सी। 34 नंबर में, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बंगाल का विभाजन कब किया गया था? बंगाल का विभाजन कब किया गया था, यह पूछा गया है। तो बताइए बंगाल का विभाजन कब किया गया था? 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अब ये देखिए छत्तीसगढ़ का पेपर है, इससे छत्तीसगढ़ से भी कुछ पूछ लिया। छत्तीसगढ़ राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था? मतलब मध्य प्रदेश से, या कहिए कि कब अलग हुआ था। तो छत्तीसगढ़ राज्य को 2000 में एमपी से अलग कर दिया गया था, वो बन गया था सीजी छत्तीसगढ़। राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न क्रमांक 36, प्रसिद्ध खेल हस्ती सुश्री मिताली राज किस खेल से संबंधित हैं? मिताली राज का संबंध किस खेल से है? तो मिताली राज हमारी कुश्ती से संबंधित थी। किससे? रेसलिंग से। छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? उस टाइम पे छत्तीसगढ़ के राज्यपाल आपके श्री विष्णुभूषण हर चौहान जी थे। राइट आंसर हो जाएगा डी। 38 नंबर, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन है? तो जो श्री जगदीश धनखड़ जी थे, अभी इस टाइम पे चेंज हो चुके हैं। ये उस टाइम पे जब पेपर था आपका 2023 में, तो उस टाइम पे भारत के 14वें राष्ट्रपति आपके जगदीश धनखड़ थे। अब 15वें आ चुके हैं, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। कौन सी नदी हिमालय नदी से निकलती है? तो हिमालय नदी से, देखिए हिमालय नदी से निकलने वाली नदी, कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? तो आपका इसमें गोदावरी, गंडक, घाघरा, गंगा 4 नदी दिया गया है ना। तो हिमालय से आपका एक सेकंड 38 में थोड़ा सा देखेंगे। राष्ट्रपति हो गया। तो इसमें आपका जो गोदावरी नदी है वो हिमालय से निकलती है। कौन सी नदी? गोदावरी, है ना। गंगा तो गंगोत्री से निकलती है। अब 40 नंबर पे आते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। आपको बताए थे कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अपने भारत में इस समय हैं। तो ये रहा आपका पोस्टमैन मेल गार्ड प्लस एमटीएस का कंबाइंड पेपर 2023 का। ठीक है, यहाँ से आप 30 प्रश्न विभागीय किए हैं, प्लस 10 प्रश्न आप जीके के भी कवर किए हैं। इसको अच्छे से देखिएगा, बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछता है, फिर भी जब बार बार करते जाएंगे ना तो फिर याद कर लीजिए, रट लीजिए उसको। नहीं याद हो रहा है, नहीं कुछ हो रहा है, बार बार पढ़िए, वो याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, और
थंब इम्प्रेशन को ज़रूर दबाइएगा क्लास अगर अच्छी हो तो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।